जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक मैं स्पीच लाया हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जालंधर में 27 अक्टूबर 1951 को उन्होंने इस भाषण को स्पीच को दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 दिवसीय पंजाब के दौरे पर थे और देश का पहला चुनाव होने वाला था। उसी सिलसिले में बाबा साहब वहां पर गए थे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए जालंधर के भूटान मंडी इलाके के मोहल्ला रामदासपुरा में 27 अक्टूबर 1951 के दिन बाबा साहब ने यह भाषण देते हुए कहा था कि भाइयों और बहनों, इससे पूर्व भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर उसमें मेरी सहभागिता की उम्मीद आप लोगों ने की थी, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री के पद की जबरदस्त जिम्मेदारियों के कारण और मेरे गिरते स्वास्थ्य के कारण मैं आज से पहले आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझसे यह भी कहा गया कि मेरा भाषण सुनने के लिए आज से पहले कई बार आप यहां इकट्ठा हुए और आपको निराश होकर लौटना पड़ा। आपको जो तकलीफ हुई, आपको जो निराश होना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों से मैं केंद्र सरकार में मंत्री था। भूतकाल में किसी भी मंत्री को जितना काम का बोझ वहन करना ना पड़ा हो या भविष्य में किसी भी मंत्री को जितना काम का बोझ वहन नहीं करना पड़ेगा, उतना बोझ मुझे वहन करना पड़ रहा था। मैं उस दौरान किसी दौरे पर नहीं जा सका, इसकी यही एक वजह है। दूसरी बात यह है कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूं। मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरे दौरों के राह में रोड़े अटकाए। तीसरा और आखिरी कारण यह रहा कि इस देश के हर हिस्से में अस्पृश्य लोग हैं। आपके गांव आकर आपसे हार्दिक मुलाकात करूं, यह आपका आग्रह मेरे बारे में आपके मन में व्याप्त प्रेम के कारण ही होता है, लेकिन हर जगह जाना मेरे लिए असंभव है। आप में से हर किसी को आत्मनिर्भर होकर आजाद सामाजिक जीवन जीना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे किए हैं। सरकारी नौकरी में होता तो मुझे जबरदस्ती अवकाश प्राप्त कराया जाता, लेकिन यह नियम राजनीति में लोगों पर लागू नहीं होता। ऐसा होता तो अच्छा होता। आजकल तो ऐसा दिखाई देता है कि जिनके पास जीवन यापन के साधन नहीं है और बुद्धिमत्ता भी नहीं है, ऐसे 55 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग राजनीतिज्ञ बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे राजनीति में आने के कारण है। मेरे राजनीति के अखाड़े में उतरे अब 30 से भी अधिक साल गुजर गए हैं। इतने लंबे समय तक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला कोई शख्स आज भारत में नहीं है। आम नियम यही है कि खाली समय में राजनीति कीजिए। इन 30 सालों में से 8 साल मैंने केंद्र सरकार के सदस्य के रूप में बिताए। इस क्षेत्र में भी कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल पाया है। मेरी इच्छा होती तो शायद कुछ और सालों तक मैं केंद्रीय सरकार का सदस्य बनकर बिता सकता था, लेकिन बचपन से ही जब से होश संभाला है तब से हमेशा मैंने एक सिद्धांत का अनुसरण किया है। वह सिद्धांत था अपने अस्पृश्य बंधुओं की सेवा करना। मैं जहां भी रहा हूं, जिस किसी पद पर रहा हूं, हमेशा अपने भाइयों के भले के बारे में सोचता और कार्य करता रहता हूं। अन्य किसी बात को मैंने इतना महत्व नहीं दिया। अस्पृश्यों के हित की रक्षा मुझे करनी ही होगी। यही मेरी भूतकालीन जीवन का उद्देश्य और भविष्य में भी यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा। लाभ के पद वाली और बहुत बड़ी तनख्वाह वाली नौकरियां मुझे दी गई थीं,
लेकिन अपने लोगों की सेवा करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य होने के कारण मैंने वे नौकरियां अस्वीकार की। विदेश से अर्थशास्त्र में उपाधि प्राप्त कर लौटने वाला मैं केवल अस्पृश्यों के बीच पहला व्यक्ति नहीं था, वरन पूरे भारत में मैं पहला व्यक्ति था। मुंबई में दाखिल होते ही मुझे मुंबई सरकार ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का पद देने की पेशकश की। अगर मैंने वह नौकरी ली होती थी आज मुझे बड़ी तनख्वाह मिल रही होती, लेकिन मैंने वह नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि कोई सरकारी नौकरी स्वीकारने के बाद लोगों की सेवा करने की आपकी इच्छा पर कई सारे बंधन आ जाते हैं। जीवन यापन चलाते हुए मैं आजादी से भी जी सकूं, इसलिए कानून की पढ़ाई के लिए मैं इंग्लैंड गया। जो अपना पेट पालने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वही व्यक्ति सही मायने में आजाद होता है। बाराइट लॉ की उपाधि प्राप्त कर इंग्लैंड से लौटने के बाद एक बार फिर मुझे जिला न्यायाधीश के पद का 3 सालों के अंदर अंदर हाई कोर्ट के जज के पद पर पदोन्नति देने का आश्वासन के साथ नियुक्ति का प्रलोभन दिया गया। उस वक्त मेरी माहवार कमाई 100 रुपए तक नहीं थी। बेहद गरीब लोगों के लिए खड़ी की गई एक चाल यानी कॉलोनी के एक कमरे में मैं रहता था। जज की नौकरी बहुत बड़े तनख्वाह वाली थी और अगर मैं उस नौकरी को स्वीकार कर लेता तो जीवन पर्यंत मुझे कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। इसके बावजूद मैंने वह पद अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर मैं वह नौकरी करता तो अपने लोगों की उन्नति करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने का जो काम मैं करना चाहता था वह कर नहीं पाता। 1942 में एक बार फिर मुझे ऐसे ही बकाये का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से संपन्नता देने वाली और 10 साल की नौकरी के बाद बाकी उम्र आराम से गुजार सकूं, ऐसी हाई कोर्ट के जज की नौकरी मुझे दी गई। वायसराय की काउंसिल में भी मुझे जगह देने का आश्वासन दिया गया। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य आंखों के सामने रखते हुए दूसरी नौकरी की। हर किसी को अपने लोगों की सेवा करने में अपना जीवन बिताना चाहिए और सेवा करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। 1947 में केंद्र सरकार में मैं शामिल हुआ। मेरे कुछ आलोचकों ने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूं। उनकी आलोचना का जवाब मैंने अपने लखनऊ के भाषण में दिया। अपने उस भाषण में अपने देश बंधुओं से मैंने कहा कि पानी के रेले से बह जाने वाले मिट्टी की ढेले की तरह मैं दरदरा नहीं हूं। नदी की प्रवाह को ही बदल देने वाली चट्टान की तरह मैं हूं। मैं कहीं भी रहूं, किसी की संगत में रहूं, मैं अपनी विशिष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई मदद मांगेगा तो मैं खुशी से उनकी मदद करूंगा। पिछले 4 सालों तक मातृभूमि की सेवा करने में मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्थ के साथ कांग्रेस का हर तरह से सहयोग किया, लेकिन पूरे समय मैंने अपने को कांग्रेस में विलीन होने से अलग रखा। जो लोग अपने दिए शब्द के साथ और अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार रहते हुए अस्पृश्यों के काम में मदद करने की इच्छा रखते हैं, मैं उनकी बड़ी खुशी के साथ मदद करूंगा। जो केवल मीठा बोलने वाले और मीठे झांसे देने वाले हैं और जिनका अंदरूनी उद्देश्य और कृत्य हमारे लोगों के हितों के खिलाफ होती है, उनकी मैं कभी भी मदद नहीं करूंगा। अब आगामी आम चुनाव के बारे में बताना हो तो शेड्यूल कास्ट के लोग इन चुनावों को जीने मरने की लड़ाई मानकर पूरी ताकत के साथ लड़ें। अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। दुनिया में इंसान को ताकत मिलती है तो धन से और लोगों के बल से। हम अल्पसंख्यक हैं और हम धनवान भी नहीं हैं। हर गांव में हमारी संख्या कुल जनसंख्या की तुलना में
5% भी नहीं है। 95% लोगों की संघ शक्ति और उनकी संपत्ति के तुलना में हम बहुत कमजोर हैं। पुलिस खासकर उच्च वर्णीय लोगों में से ही होने के कारण हमारी सही शिकायतों को नहीं सुनती। उल्टे शिकायत करने पर हमें ही परेशान किया जाता है। दरिद्रता के कारण अधिकारियों को अपनी तरफ नहीं कर पाते, लेकिन हमें एक शक्ति प्राप्त हो सकती है और वह है राजनीतिक शक्ति। हमें इस शक्ति को प्राप्त कर ही लेना चाहिए। इस शक्ति से लैस होकर हम अपने लोगों की हितों की रक्षा कर सकते हैं। इस देश ने जो आजादी पाई है, उस आजादी ने क्या आपको शासन का भरोसा दिलाया है? हम कभी अपने देश की आजादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन एक सवाल का हमें सीधा जवाब चाहिए था। आजाद भारत में हमारी स्थिति क्या और कैसी रहेगी? मैंने यह सवाल गांधी और अन्य नेताओं के सामने रखा। हम जानना चाहते थे उनके स्वराज में हमारी स्थिति क्या होगी। क्या हमारे साथ होने वाले अत्याचार रुकेंगे? हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध होगा? क्या हमारे लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक बनकर जी पाएंगे? हम पर हो रहे अत्याचार और जुल्म क्या रुकेंगे? हमारी महिलाओं की इज्जत क्या सुरक्षित रहेगी? गांधी जी या किसी भी अन्य नेता ने इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और इनके बारे में जो कुछ कहा है वह बहुत बार नानुकुर की बात ही कहा है। सबसे पहले गोलमेज परिषद में मैंने एक सवाल सामने रखा और मांग की कि मुसलमान, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। इस न्यायपूर्ण मांग के लिए गोलमेज परिषद में मेरे देशवासियों की ओर से मुझे समर्थन नहीं मिल पाया। हालांकि अपने लोगों के लिए मैंने राजनीतिक हक प्राप्त किए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब इस देश के सभी लोग जानते हैं। इतना बताना काफी होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार जो हक हमने प्राप्त किया, उन राजनीतिक हकों को निरस्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किए। अस्पृश्यों के मन में जग रही राजनीतिक आकांक्षाओं से डरकर गांधी अस्पृश्यों के खिलाफ गए। वह चाहते थे कि अस्पृश्य अपने सवर्ण परोपकारी स्वामी यानी सवर्ण हिंदुओं की दया पर निर्भर रहे। गांधी जी के शब्दों पर विश्वास कर और हिंदू नेताओं के आश्वासन पर भरोसा कर गांधी जी की जान बचाने के लिए हमने अपने हक की बलि चढ़ाई। उसके परिणाम अब आप साफ देख रहे हैं। विश्वासघात, कपट की वह एक दुखद कहानी है। सभी तरह के अच्छे बुरे मार्गों का अपनाकर कांग्रेस ने अस्पृश्यों को उनके न्यायपूर्ण हकों से महरूम किया। अस्पृश्य समाज में जिनका सम्मान का स्थान नहीं है, ऐसे लोग केवल सवर्ण हिंदुओं के समर्थन से कानून मंडल चुनकर जाते हैं। तथा कथित हरिजन कांग्रेस के ही भेदिए हैं। इन हरिजन उम्मीदवारों को टिकट देते हुए कांग्रेस की कसौटी क्या होती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। साधारणतया किसी भी उम्मीदवार को चुनाव के लिए टिकट देते हुए कांग्रेस उससे पूछती है कि क्या उन्हें देश की आजादी की लड़ाई में कारावास हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हरिजनों को टिकट देते हुए कांग्रेस की यह कसौटी नहीं होती। आरक्षित जगहों पर हरिजनों को खड़ा कर अस्पृश्यों द्वारा हासिल किए गए हक कांग्रेस बड़ी सहजता से धूल में मिला रही है। कांग्रेस के टिकट पर कई अस्पृश्य विधानसभा में चुनकर गए हैं। इन हरिजन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। पार्लियामेंट में और संविधान सभा में 30 हरिजन थे। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के तौर पर लिए गए इन 3 सदस्यों में से किसी एक ने तो कभी राज्यसभा पे हुई चर्चा में हिस्सा लिया था क्या? इन हरिजन सदस्यों में से क्या किसी ने एक ने भी कोई एकाध सवाल पूछा? क्या कोई प्रस्ताव रखा या फिर
क्या कोई बिल रखा? इन हरिजनों के चुप रहने से पार्लियामेंट के कामकाज का विदेशी समालोचक यही निष्कर्ष निकाल लेगा कि भारत में अस्पृश्यों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय या अत्याचार नहीं होता और उनकी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ईमानदारी से कहें तो सच इसके बिल्कुल उल्टा है। हमें ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे दुखों के बारे में निडरता से विधानसभा में उठाए, लेकिन कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए ये अस्पृश्यों के प्रतिनिधि आज्ञाकारी बनकर या तो अपने मालिकों का गुणगान करते हैं या फिर मुंह चुप कर बैठते हैं, जबकि पूरे भारत से अस्पृश्यों के साथ होने वाले अत्याचारों, उन्हें उनके हक बुनियादी जरूरतें ना दिए जाने, उनकी बेइज्जती किए जाने, उनके शोषण और उन पर किए जाने वाले अत्याचार की भयानक घटनाओं की खबरें हमेशा मिलती रहती हैं। अस्पृश्य लोगों के मसले में जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, आस्था जाहिर नहीं की। पिछले 20 सालों से वे राजनीति के क्षेत्र में हैं। 2000 से भी अधिक सभाओं में उन्होंने भाषण दिए होंगे। अस्पृश्य लोगों पर होने वाले अत्याचार के बारे में क्या कभी उन्होंने कुछ कहा? जहां तक मुझे याद है कभी नहीं। उन पर मुसलमानों को लेकर के पागलपन सवार है, उसी रोग के वे मरीज बन चुके हैं। मुसलमानों पर अन्याय हुआ या अन्याय होने के बारे में उन्हें पता चला तो वे विचलित हो जाते हैं। भारत के मुसलमानों की रक्षा करने के लिए वे हर तरह की कोशिश करेंगे। मुसलमानों की सुरक्षा देने के खिलाफ मैं नहीं हूं। मेरी राय में मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जनसंख्या की अदला बदली का सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो भारत में रह रहे मुसलमानों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही है। लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद अस्पृश्यों के साथ तुलना की जाए तो वे बेहतर हाल में जी रहे हैं। अस्पृश्य, आदिवासी, अपराधी जनजातियां नाम भी घिनौने हैं। पिछड़ी जातियां अथवा ईसाई लोगों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने के का अथवा उनके उद्धार के लिए ठोस कुछ करने के बारे में क्या नेहरू ने कभी सोचा है? कांग्रेस के लोगों में अस्पृश्यों के बारे में प्रेम अथवा सहानुभूति अगर नहीं हो तो कांग्रेस पर लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए बहुत कुछ किया, यह दुनिया को बताते पंडित जवाहरलाल नेहरू अघाते नहीं। वे जो बताते हैं वह झूठ कैसे है, यह केवल एक उदाहरण से मैं बताता हूं। विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार ने अस्पृश्यों के पाकिस्तान से भारत आने पर पाबंदी लगाने वाला एक फरमान जारी किया था। कितने ही हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा, तब भी पाकिस्तान ने उनकी परवाह नहीं की। लेकिन अगर अस्पृश्य देश छोड़कर जाए तो मैला ढोने का, सड़कें साफ करने का, मरे जानवरों को उठाने का घृणित काम कौन करेगा? मैंने जवाहरलाल नेहरू से विनती की कि इन लोगों के स्थानांतरण करने पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को हटवाने के लिए कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस समस्या को उन्होंने दबा ही दिया और पाकिस्तान के साथ जितनी बार बातचीत हुई उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अकेले अपने बल पर जितना कुछ संभव था मैंने किया। महार बटालियन के वीर सैनिकों ने गंभीर जोखिम उठाते हुए मेरी मदद की और पाकिस्तान से कई अस्पृश्य लोगों को ले आए। ऐसे हालात में हम कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन पर विश्वास कैसे करें? अस्पृश्य लोगों के बारे में कांग्रेस का उद्देश्य अगर साफ है तो आम सीटों पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को खड़ा कर अपनी मंशा जाहिर क्यों नहीं करती? हमसे कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ लड़ना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए कठिन होगा। यह असल में सफेद झूठ है। इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। जमाना बदल गया है। पिछले चुनाव में हर कोई हमारे खिलाफ था और कांग्रेस ने ही आजादी दिलाकर देश की स्वतंत्र किया। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा किए गए प्रचार के कारण उन पर विश्वास कर हर कोई उनके साथ
गया। हमारे पुराने दुश्मन कांग्रेस शक्ति विहीन हो चुकी है। यह सुनिश्चित है स्वाभिमान और एकता के बल पर फेडरेशन को सफलता मिलेगी। बस हमें मन में पक्का कर लेना चाहिए और उसी निश्चय के साथ मैदान में उतरना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मैं आप सभी भाइयों और बहनों का आह्वान करता हूं कि मतदान के दिन आप अपने सभी काम छोड़कर अपने मतदान जरूर करें। कांग्रेस हम में फूट न डाले, इसके लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को पहरा देना चाहिए। कांग्रेस के बड़ बोले और अंट संट प्रचार के चक्कर में उन्हें नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार उनको भगवान जिस हालत में रखे उसी में संतोष करने वाली मानसिकता का भी त्याग करना होगा। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आरक्षित सीटें हमारे लिए केवल 10 सालों के लिए है, इस बात को हमें हर वक्त याद रखनी है। अस्पृश्यता का पूरी तरह खात्मा होने तक आरक्षण बने रहे, ऐसी मेरी इच्छा थी। सरदार पटेल ने सदन के अंदर और बाहर बड़े आवेश के साथ मेरे इस प्रस्ताव का विरोध किया। सरदार पटेल की बात छोड़ भी दे तो कांग्रेस की ओर से नियुक्त हरिजनों के 30 प्रतिनिधियों की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें। सरदार पटेल का पिछलग्गू कांग्रेस के ये भेदिए और क्या कर सकते हैं। चुनाव के टिकट के खूंटे में बंधे थे। इन मौका परस्त और सत्ता के लालची लोगों से हम और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आरक्षण केवल 10 सालों तक ही रहेगा। इन 10 सालों के बाद हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास अगर मजबूत संगठन ना हो तो देश की राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं होगा। अछूत अगर एक जात में संगठित हो पाए तो हम राजनीति में कोई स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अपने संगठन को मजबूत और एकजुट करने के लिए हमें 10 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी से संगठन को मजबूत करना होगा, कल और परसों से भी नहीं, आज से ही। इन 10 सालों में अगर हम अपना संगठन मजबूत कर खड़ा नहीं कर सके, उसे सक्रिय नहीं कर सके, तो 10 सालों के बाद मनुस्मृति राज स्वीकारने का दुर्भाग्य हमारे हिस्से में लिखा जाएगा। हमारे पास ऐसा संगठन पहले से है। फेडरेशन ही हमारा संगठन है। हमें बस उसे मजबूत करना होगा। पेड़ पहले से ही रोपा गया है, हमें केवल उसमें पानी देकर देखभाल करनी है। चुनाव आयोग द्वारा हमारे फेडरेशन को अखिल भारतीय संगठन के रूप में मान्यता मिली हुई है। हमें नया घर नहीं बनाना है, घर पहले से है। हमें बस इतना ही करना होगा कि उस घर को हमें व्यवस्थित तरीके से अच्छी हालत में रखना होगा। अभी से अगर हम जोरदार कोशिश नहीं करेंगे तो संतोष कर बैठे रहे तो हो सकता है ऐसे हालात का सामना करना पड़े जिसमें बेघर होकर हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े, हर तरह का अपमान सहना पड़े, अन्याय अत्याचार सहना पड़े। वेदों के जमाने से जिस पंगुत्व का हम शिकार होकर रहे थे उसी के हम फिर शिकार होंगे। आप सब जानते हैं कि आगामी चुनावों में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह हाथी है। भारत के हर नागरिक को हाथी मालूम है, इसलिए मैंने हाथी को चुनाव चिन्ह के रूप में अपनाया है। अनपढ़ लोग भी आसानी से उसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा हाथी अक्लमंदी का, शक्ति और धीरता का प्रतीक है। हमारे लोग हाथी की तरह हैं। उसे अपने पैरों पर खड़े रहने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तब आप उसे आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब चुनाव संबंधित समझौते के बारे में बताना हो तो शेड्यूल कास्ट के लोग अल्पसंख्यक हैं। हमें अलग चुनाव क्षेत्र भी प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए चुनावों के लिए हमें अन्य पार्टियों के साथ मैत्री करार करना होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में हम में से हर एक को 2 मतों का हक प्राप्त है। जिस पार्टी के साथ हम गठबंधन करते हैं
उनके उम्मीदवार को हम एक वोट दे सकते हैं और एक वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को जाएगा। चुनाव के लिए हम किससे समझौता करें, इस बात का निर्णय अभी नहीं हुआ है। जल्द ही इस बात का फैसला किया जाएगा। एक बार यह निर्णय हो जाए, उसके बाद जिस पार्टी से हम गठबंधन करेंगे उसके उम्मीदवार को अपना वोट देना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हर उम्मीदवार का कर्तव्य होगा। भाषण पूरा करने से पहले पंजाब के हर मतदाता से मैं विनती करता हूं कि वह फेडरेशन के उम्मीदवारों को अपना वोट दे, अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें।